एक ही है बेटा मेरे पास, दे दे, तू दे दे तो। हाँ भाई, नोट फर्स्ट है, देखो भाई 3 नोट्स हैं। नोट नंबर फर्स्ट है, इसमें यह है कि व्हेन ए कंडक्टर has been charged, then total charge distributed to its outer surface। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिफरेंस भी है ये। इंसुलेटर को चार्ज करोगे तो उसके वॉल्यूम में शिफ्ट हो जाएगा, और कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो कहां पर चला जाएगा, इससे आउटर सरफेस पे शिफ्ट होगा। अब रीजन क्या है इसका आउटर सरफेस पे, इसको यूं माने, इफ सम चार्ज distributed inside of conductor, then an electric field is produced inside of conductor, that's not a possible। कंडक्टर के इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है भाई, ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि उसके इनसाइड में अपने पास है कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब अगर अपन ये माने कि अगर कुछ चार्ज उसके इनसाइड में भी शिफ्ट हो जाएगा, चार्ज अगर इनसाइड में शिफ्ट होगा, इट मींस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन रिजल्ट क्या आता है, देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर, सो दैट टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, उसके बाद में नोट नंबर सेकंड है, ये नोट सेकंड है, व्हेन फॉर ए चार्ज कंडक्टर देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर, है ना। इनसाइड में अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब सवाल उठता है कि क्यों होगा, उसका रीजन क्या है। इफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर, देन free electron feels a force of attraction or repulsion, that's not a possible। देखो भाई, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही तो डिफरेंस है अपने पास, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। कंडक्टर्स में करंट का फ्लो इजीली होता है, रीजन क्या होता है अपने पास, देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए कंडक्टर एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए इंसुलेटर। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर मान लीजिए कि इनसाइड में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी हुआ, एक बार के लिए मान लें, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स अप्लाई होगा, इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और करंट प्रोड्यूस होगा। अब अपन ये जानते हैं, विदाउट कनेक्टिंग ए सेल देयर आर नो करंट प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो इट मींस अपन ये भी कह सकते हैं देयर आर नो चार्ज एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर। आगे दो नोट नंबर थर्ड चलते हैं अपन, ये थर्ड है, थर्ड नंबर है, फॉर ए चार्ज्ड कंडक्टर component of electric field which is perpendicular to surface is only possible, there are no component possible which is parallel to surface। देखो एक बार बता देता हूं, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, जैसे मान लो कि मेरा हाथ है, इसी को चार्ज किया है अपन ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट पॉसिबल है, केवल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो पॉसिबल होगा, बट ये पैरेलल टू सरफेस जो होगा ना वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन ये रहता है, देखो एक बार के लिए ये मान लें अपन, जैसे ये सरफेस है छोटा सा, ठीक है, अब ये चार्ज मान लिया अपन ने, ऐसे ये चार्ज ले लिया, ये चार्ज ले लिया, ये चार्ज 2 पॉइंट हो जाएगा, ये चार्ज 2 पॉइंट हो जाएगा, ये पैरेलल टू सरफेस हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए, इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड a component of electric field parallel to surface is becomes a 0। उसके बाद में आते हैं अपन कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या होगा, वो यहाँ से देखो, इस पॉइंट के लिए भी परपेंडिकुलर, यहाँ के लिए भी परपेंडिकुलर, यहाँ के लिए भी परपेंडिकुलर, सारे कंपोनेंट आउटवर्ड होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐड होंगे या सबट्रैक्ट होंगे, ऐड होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो केवल कौन सा कंपोनेंट पॉसिबल है अपने पास, perpendicular component of surface is possible for charge conductor,
नो कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस इज पॉसिबल फॉर ए चार्ज्ड कंडक्टर। क्लियर? 3 नोट्स हैं, आई गया होगा समझ में, एक दूसरे से कोरिलेट भी हैं। एक तो ये हो गई कि कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में अपन चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकता इनसाइड में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स अप्लाई होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो हो गया वो क्या हो गया कि सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स नॉट पॉसिबल, कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इज ए पॉसिबल। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। तुम्हारे सिलेबस से वो स्फेरिकल सेल जो था अपने पास, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल सेल जो है वो आजकल हटा दिया गया है। ठीक है ना, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस से उसको हटा दिया गया है। तो उसके बाद वाला टॉपिक चल रहा हूं, उसको एस्केप कर रहा हूं मैं। देख के जाना। देखो जी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया, इसको स्फेरिकल सेल भी कहते हैं। रिजल्ट है जो मैं ऐसा ही बता दूंगा, ताकि कभी अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ भी जाए तो उसके न्यूमेरिकल के लिए बता दूंगा। अदरवाइज जो है अपने पास वो तो हट चुका है, केवल इंसुलेटिंग स्फीयर बचा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट ए इंसुलेटिंग स्फीयर विथ रेडियस कैपिटल आर and charge small q, total charge distributed inside of volume of sphere। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि इंसुलेटिंग में अपने इंसुलेटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, इनसाइड ऑफ होगा या वॉल्यूम में हो जाएगा अपने पास। तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, सो दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज यूज्ड फॉर दिस स्फीयर। रो यूज में लेंगे। एज वी नो रो इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, डी क्यू बाई डी वी। तो क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब आ गया होगा, ये भी समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को जो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो 3 पॉइंट्स यूज में लेंगे भाई। एक तो आउटसाइड ऑफ स्फीयर होगा, एक ऑन सरफेस होगा, और थर्ड क्या होगा, इनसाइड ऑफ ए स्फीयर होगा। फर्स्ट पॉइंट यूज में ले लेते हैं अपन, ये है फर्स्ट आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर। तो सबसे पहले अपन चलें, ये तो इंसुलेटिंग स्फीयर हो गया भाई अपने पास, ये लो रेडियस कैपिटल आर, टोटल चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, ये डिस्टेंस जो है आर है, ये यहां से अपन ले लेंगे, देन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। देखो भाई सबसे पहले ये जो इनर स्फीयर है ये तो सॉलिड स्फीयर है जो इंसुलेटिंग स्फीयर है, तो टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके इनसाइड में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। A Gaussian surface of radius small r is assumed around a solid sphere। अपने को कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे। तो ए Gaussian surface assumed, ठीक है, अराउंड ए सॉलिड स्फीयर। रेडियस ऑफ Gaussian surface कितनी है, स्मॉल r है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि अगर अपने Gaussian surface जो है वो स्फेरिकल लेते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और सरफेस एरिया भी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। देन व्हाट इज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, 0 डिग्री, ठीक है। देन बाय गॉसेज लॉ बोलो भाई, बाय गॉसेज लॉ क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन है एप्सिलॉन है नॉट, फॉर वैक्यूम पढ़ रहे हैं अपन। अब अपन सबसे पहले चलें, टोटल चार्ज जो है इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके वॉल्यूम में चार्ज कितना ले लिया मैंने, क्यू। तो इस छोटे स्फीयर में क्यू चार्ज है, तो बड़े वाले स्फीयर में कितना चार्ज हुआ, क्यों ही हुआ, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर में और कोई चार्ज ही नहीं है एक्स्ट्रा, यही तो चार्ज है अपने पास। सो दैट सिग्मा क्यू इज टेकन एज क्यू, एक्सपांड करें इसको, ईडीएस cos 0 is equal to q upon epsilon 0, value of cos 0 is 1, then ये आउटसाइड में कर दें, क्या आएगा, ds is equal to q upon epsilon है 0। what is integration of ds, s, s means सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होगा स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, देन वी गेट e आउटसाइड पॉइंट्स हैं इनटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0 एंड ई आउट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन है 0। आ गया होगा समझ में, एंड इट कैन बी रिटन एज के क्यू अपॉन है r स्क्वायर। क्लियर, ये रिजल्ट किसके लिए आया था, पॉइंट चार्ज, किसके लिए आया था ये, पॉइंट चार्ज। सो दैट solid insulating sphere is behave like as point charge for point of a outsides, है ना। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इंसुलेटिंग स्फीयर कैसे बिहेव कर रहा है इस समय, पॉइंट चार्ज की जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका था ये पहले। अब अपन चलें इसमें, ये भी लिख सकते हो, ये आउट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन है r स्क्वायर। अब अगर अपने को रो की फॉर्म में आंसर लाना हो तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, बोलो जी भाई, ई आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू का वैल्यू यहां से क्या आएगा, रो इनटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल आउट, क्या बचेगा बताओ नीचे। तो देखो यहां से सबसे पहले आ जाए अपन, ई आउट इज इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 एंड r स्क्वायर। आ गया, ये किसके टर्म में आंसर आ गया अपने को, रो के टर्म में आंसर है। क्लियर है, और सरफेस, और सरफेस निकाल दो। अब सरफेस के जो पॉइंट होंगे उनमें यहां से देखो आप, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, देन स्मॉल r एंड कैपिटल R दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई अपने पास। देन बाय प्लेसिंग स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ई सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। आ गया होगा समझ में अपने पास। इसी में अगर अपन चाहें तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख लें, अगर ये रखोगे तो उससे रिजल्ट क्या आएगा बताओ, देखें, ई सरफेस इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी गेट ई सरफेस, यहां लिख देता हूं, ई सरफेस इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, इट इज इन टर्म ऑफ ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले बच्चों, उसके बाद में मैं इनसाइड पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। हो गया, चलो
हाँ जी भाई, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, इनसाइड ऑफ स्फीयर। देखो अब ये तो सॉलिड स्फीयर हो गया, गॉसियन सरफेस कहाँ अज्यूम करना पड़ेगा, इसके इनसाइड में। तो ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज अज्यूम्ड इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये स्मॉल आर, ये रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, ये कैपिटल आर हो जाएगी। आ रहा होगा समझ में? तो चलो जी भाई, ये ई वेक्टर एंड ds आर सेम इन ए डायरेक्शन। तो अपन लिखेंगे इसमें ए रेडियस, ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर अज्यूम्ड इनसाइड ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, है ना। चार्ज इनसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस इज टेकन q डैश, क्योंकि टोटल चार्ज तो q है, तो इसमें q तो नहीं हो सकता अपने पास, q डैश लेना पड़ेगा अपने पास। देन बाय गॉसेज लॉ क्या रहेगा, बाय गॉसेज लॉ, बोलो भाई, ई वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा q इज टेकन एज ए q डैश। ठीक है, एक्सपांड करें इसको, ई ds cos 0 इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। वैल्यू ऑफ cos 0 1 हो जाएगा, ये आउटसाइड में ले लेंगे अपन। देन क्या रहेगा, ds इज इक्वल टू q डैश अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, वैसा का वैसा ही। देन e in into 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वी गेट e in is equal to q डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ k। देन e in is equal to, बोलो, k, या एक काम करो, चलो लिख दो एक बार के लिए, के क्यू डैश अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को क्यू डैश को एलिमिनेट करके क्यों लाना है भी, क्योंकि क्यों जो ये तो अज्यूम किया था, तो अब अज्यूम ही है अपने पास क्यू डैश भी, तो क्यू डैश को हटाना है। तो ये फॉर्मूला जानते हो, डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी, ठीक है ना। देन क्यू डैश इज इक्वल टू रो वी डैश, वैल्यू ऑफ रो तो पता है। क्या आएगा बताओ, क्यू डैश रो का वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है, इनटू वॉल्यूम, बोलो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इसी में चार्ज लिया है तो इसी का वॉल्यूम, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देन क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, इसका वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें अपने पास। देन बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट, बोलो जी भाई क्या रहेगा, E in इज इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, एंड E in इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। आ गया होगा समझ में, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये भी लिख सकते हो आप इसमें, E in इज प्रोपोर्शनल टू R हो गया, एट सेंटर R इक्वल टू 0, देन E सेंटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये भी क्लियर। अब अपन चाहें अगर तो क्यू डैश का वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, तो रो की फॉर्म में आंसर दे सकते हैं अपन इसको यहाँ से सीधा ही, ठीक है। या एक काम करें, आप तो इसी में रख दो, क्यू का वैल्यू रो वाला रख दो। देन E in इज इक्वल टू, सबसे पहले k का वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्यू का वैल्यू रखो, कितना था, क्यू का वैल्यू बोलो रो की टर्म में, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या कैंसिल होगा, आर क्यूब है क्या, या स्क्वायर है, नहीं आर क्यूब ही है, आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। देन E in
इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 एंड आर। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। है क्या नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा? ये 3 कहां जाएगा? तो चलो भाई ग्राफ देखते हैं अपन सबसे पहले इसके। देखो E सेंटर इज इक्वल टू 0, E इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर एंड E इन इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी पढ़ा है। उसके बाद में E सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड E आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एंड ये भी लिख सकते हैं कि आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका ग्राफ देखें अपन तो देखो ये तो स्फेयर का सरफेस ले लेता हूं मैं, और एक्स एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस पे ले लिया अपने पास। ठीक है, सबसे पहले तो ये सॉलिड स्फेयर है। सबसे पहले अपन कहां पर हैं? इसके सेंटर में। सेंटर में स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा? 0 एंड ई इन इज इक्वल टू, ई सेंटर इक्वल टू कितना है? 0। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, यूं चलेंगे अपन तो आर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी अपन कहां है? इसके इनसाइड में। इनसाइड में है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। आर इंक्रीज हो रहा है तो ई इन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो स्ट्रेट लाइन चलेगी। और कहां तक स्ट्रेट लाइन चलेगी? ये सरफेस तक। तो ये सरफेस का पॉइंट ले लो यहां से। ये ग्राफ बनाने का तरीका इसका, ये ई इन इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहां तक तो आ गया अपने पास। अब जैसे सरफेस पे आए तो ई का वैल्यू ये हो जाएगा। क्या होगा? ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पे पहुंच गए। अब आप कहां जाएंगे? आउटसाइड में जाएंगे तो ई आउट काम करेगा। ई आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। देन आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। ग्राफ कैसा होएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी। कहां जाएगा? इन्फिनिटी। तो टेंड्स टू इनफिनाइट। ये कौन सा हो जाएगा? ई आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब एक बार दो तीन चीजें देख लो। एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर इज मैक्सिमम कहां पर है? सरफेस पर। पहला पॉइंट इज मैक्सिमम एट ए सरफेस एंड 0 सेंटर एंड इंफिनिटी। 2 पॉइंट्स हो गए अपने पास। तो 0 तो एक तो सेंटर पे हो गई, एक इंफिनिटी पे हो गई एंड मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी? इसकी सरफेस पर मैक्सिमम होगी। इससे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो रवि। हो गया भाई महिपाल? चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो भाई यूं जो है तुम्हारे सिलेबस से उसको हटा दिया गया है ना? क्या है? कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है,
पर मैं उसके रिजल्ट बता देता हूँ, उसका रीजन भी है, वो आगे बहुत काम में आता है, जगह जगह उसके यूजेज आते हैं, तो केवल पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, उसके रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड conducting spherical cell, देखो भाई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले तो ये बता दो, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो व्हेन ये conducting spherical cell has been charged, then total charge distributed to its outer surface। तो पहला तो ये रिजल्ट हो गया अपने पास। अब इसमें भी वही 3 पॉइंट्स पे फाइंड करेंगे। आंसर जो इसमें आते हैं वो ये आते हैं भाई, E is equal to E out is equal to K Q upon small r square, E surface K Q upon capital R square, और E in is equal to 0, E center is also equal to 0। ये रिजल्ट्स हैं भाई इसके, सेंटर पर भी 0 होगा, इनसाइड में भी 0 होगा। अब वो डेरिवेशन है नहीं, हटा दिया है, बट ये आएगा E सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। E आउट जो है वो लाइक एज पॉइंट चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जैसा पॉइंट चार्ज के लिए है वैसा इसके लिए आ जाएगा। so that conducting spherical cell is behave like as point charge for a point outside or outer points। क्लियर है? आगे अपन चलें इसमें। ये बातें तो ये हो गई, इसको इस सरफेस को थोड़ा सा मैं चेंज भी कर रहा हूँ भाई, है ना, ये कई बार यूज में आता है। इस सरफेस ये लिख सकता हूँ इसको मैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां से एक चीज देखें अपन, थोड़ा सा और अगर चेंज करूं तो ये लिख सकता हूं क्या, बोलो, क्यों अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड 1/ε0। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो रही है। कैसे, dq बाई ds हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चार्ज अपॉन एरिया इट इज टेकन एज ए सिग्मा, सो दैट ई सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये रिजल्ट पहले किसके लिए आया था, ये प्लेट के लिए, किसके लिए आया था, कंडक्टिंग प्लेट के लिए आया था अपने पास। तो इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज बिहेव लाइक एज ए कंडक्टिंग प्लेट फॉर सरफेस पॉइंट्स। क्लियर है? तो ये रिजल्ट खूब काम में आता है, ये आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां काम में आएगा, इसलिए बताया है मैंने, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ बताओ देखें, ये तो स्मॉल आर, ये ई हो जाएगा। अब ये सबसे पहले ये स्फेरिकल सेल है, पहले सेंटर में है अपन, आर इक्वल टू 0, ई सेंटर इक्वल टू ऑल्सो 0, ये 0 यहां से। अब आर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ई का वैल्यू भी 0 ही है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, ये रहा। ई इन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। इट मीन्स आर तो इंक्रीज होगी बट ई का वैल्यू कितना रहेगा, 0। तो सारे पॉइंट जो होंगे कौन से एक्सिस पे लगाने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे इसके, 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0। मान लो कि रेडियस 5 है तो 5 0 तक तो यही चलेगा, 4 0 तक तो यही चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सारे पॉइंट यहाँ तक तो 0 ही रहेंगे। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचेंगे ये सरफेस आ जाएगा, सरफेस पे आते ही रिजल्ट ये आ जाएगा, कितना आएगा, ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पे आते ही एकदम से वैल्यू आ जाएगा इसका, ये आ गया ई सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस के बाद में आप कहाँ जाएंगे, आउटसाइड में। आउटसाइड में ये यूज में लोगे कि नहीं लोगे, आर इंक्रीज होगा तो ई क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज होगा, तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, हाई पैराबोलिक ग्राफ आएगा, कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी में। तो ई आउट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r²। ये रीजन कौन सा है,
इनसाइड। ई इन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है मामला। अब एक चीज और बता देता हूं मैं। एक तो है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मीनिंग समझ में आता है। सेल किसको कहते हैं, होलो स्फेयर को। सेल किसको कहते हैं, होलो स्फेयर को, है ना। तो होलो स्फेयर में टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी आउटर सरफेस पर। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये लिख देते हैं कि चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। क्या लिख देते हैं, चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर, और उसको अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर भी बोलते हैं। चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कंडक्टर। इज बिहेव like as a charged spherical cell। ये रिजल्ट है, इसी सारा खेल समझ में आ जाएगा। अगर ये देखो होलो स्फेयर है तो स्फेरिकल सेल बोल देंगे। अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो उसका नाम हो जाएगा स्फेरिकल कंडक्टर या चार्ज सॉलिड स्फेयर हो जाएगा। अब अगर उसको चार्ज दोगे तो भी सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस पे ही होगा। इसका मतलब सॉलिड स्फेयर भी बिहेव कैसे कर रहा है, होलो स्फेयर के जैसे ही तो बिहेव कर रहा है, क्योंकि होलो स्फेयर में भी टोटल चार्ज कहाँ जा रहा है, उसकी आउटर सरफेस पर, और सॉलिड स्फेयर में भी कहाँ जा रहा है, आउटर सरफेस पर। तो अपन ये कह सकते हैं कि सॉलिड चार्ज सॉलिड स्फेयर इज बिहेव लाइक एज ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, सो दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे एक टर्म और जोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, वो थर्ड चैप्टर में फिर बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक potential is a value of electric field and electric potential for a charged solid sphere is same as a charged spherical cell। इसीलिए चाहे स्फेरिकल सेल का पूछे तुमसे, चाहे अपने पास सॉलिड स्फेयर का पूछे, सेम रिजल्ट आएंगे। ये रिजल्ट है जो अभी मैंने पढ़ाए थे, कोई चेंज नहीं होगा। कुछ भी आ जाए अपने को यही मानते हुए चलना है, यही सरफेस का रिजल्ट रहेगा और यही आउटसाइड के रिजल्ट रहेंगे, कोई चेंज नहीं आता है। तो कंडक्टिंग स्फेयर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस पे गया तो सिग्मा ही काम करेगा कि नहीं करेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसमें सॉलिड और होलो का कोई लेना देना ही नहीं रहा। देख लो बोलिए, सॉलिड है तो भी आउटर सरफेस पर, होलो है तो भी आउटर सरफेस पर, तो फिर तो अपने पास दोनों सेम बिहेव करेंगे नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट भी सेम होंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिजल्ट भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम इज ओवर, थैंक यू।